राष्ट्रीय खेल पत्रिका खेल जगत में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी। इस अंक में शामिल है नई दिल्ली में जारी विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का शानदार आगाज। भारत ने ऑस्ट्रेलिया खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-1 की जीत के साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। एक दिवसीय सीरीज आज से शुरू। महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस टॉप पर कायम। इसके अतिरिक्त ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट, प्रो हॉकी लीग, संतोष ट्रॉफी और पैरा बैडमिंटन तथा अन्य खेल खबरों पर भी रोशनी डालेंगे। शुरुआत मुक्केबाजी से। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में दुनिया की दिग्गज बॉक्सर विश्व विजेता सम्मान के लिए रिंग में अपने पंच कदम दिखा रही हैं। भारत रिकॉर्ड तीसरी बार विश्व की सबसे बड़ी मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा है। इसमें 65 देशों के कई ओलंपिक और विश्व पदक विजेता सहित 324 मुक्केबाज 12 भार वर्गों में भाग ले रही हैं। 2 साल में एक बार आयोजित होने वाली इस चैंपियनशिप में 20 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि रखी गई है। चैंपियनशिप के पहले दिन मेजबान भारत की 4 मुक्केबाज रिंग उतरी, जहां स्टार मुक्केबाज निखत जरीन ने धमाकेदार जीत के साथ भारतीय चुनौती की शानदार शुरुआत की। वहीं साक्षी चौधरी, नुपुर शौरन और प्रीति ने भी टूर्नामेंट में अपने अभियान का विजयी आगाज किया। तेलंगाना की 26 वर्षीय मुक्केबाज निखत ने इस्तांबुल में आयोजित पिछले संस्करण में 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। उन्हें अपने खिताब का बचाव करने की चुनौती है। निखत ने शुरुआती दौर में 50 किलोग्राम भार वर्ग में करीब 4 मिनट में ही रेफरी स्टॉप प्रतियोगिता फैसले के साथ अनाखमिन इस्माइल को हरा दिया। दूसरे राउंड में भारतीय मुक्केबाज का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त अल्जीरिया की रोमैसा बऊ आलम से होगा। निखत ने अपनी जीत पर कहा, खुशी हो रही है कि मुझे कंपटीशन, मैंने आज पहला दिन था और पहली शुरुआत मेरे बाउट से हुई है इंडिया की जीत से। तो आई एम वेरी हैप्पी टू विन दिस टुडेस बाउट एंड होपफुली आई विल कंटिन्यू विनिंग इन नेक्स्ट मैचेस आल्सो। कंपटीशन की पहली शुरुआत RACC हुई है तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है ये। होपफुली आगे जैसे जैसे बाउट में आगे बढ़ते रहूंगी वैसे टफ अपोनेंट्स मिलते रहेंगे, बट स्टिल ड्रॉस का यही लफड़ा होता है। लाइक कभी भी किसी को सीडिंग मिल जाती है तो सीडिंग ज्यादा मैटर नहीं करती है, बट मेरा ड्रॉ बहुत अच्छा आया है, सो आई एम हैप्पी विद दैट। होपफुली ऐसे ही जीतते रहूंगी मैं। जैसे जैसे कंपटीशन आगे बढ़ते रहेगा वैसे टफ अपोनेंट्स मिलेंगे मुझे। नेक्स्ट बाउट मेरा अल्जीरिया के साथ है जिसको सीडिंग नंबर 1 मिला है, तो कोई बात नहीं। मैं उस लड़की को जानती हूँ बट कभी खेला नहीं है उसके साथ मैंने, बट मैं उसकी बाउट देख के कोचेस से डिस्कस करके विल मेक ए प्लान। मैं फर्स्ट राउंड तो पहले लाइक आई वाज चेकिंग ऑन हर कि वो भी तो गेम प्लान बना के आई होगी, तो मेरा पहला यही था कि पहले चेक करूँ, डिस्टेंस मेंटेन करूँ, फिर चेक करूँ, रेंज चेक करूँ, वो सब किया। जैसे ही लाइक आई थॉट कि हाँ अभी लाइक आई कैन अटैक एंड टेक हर, सो मैंने उस टाइम अपना एग्रेशन बढ़ाया। जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अटैक करने की मैंने किया विद पावरफुल शॉट्स। साल 2021 एशियाई चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता साक्षी चौधरी और नुपुर ने भी अपने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। साक्षी राउंड ऑफ 32 के 52 किलोग्राम भार वर्ग में अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए कोलंबियाई मुक्केबाज मारिया जोस मार्टिनेज पर पूरी तरह से हावी रही। दूसरी ओर नुपुर ने भी राउंड ऑफ 16 के 81 किलोग्राम से अधिक वजन वर्ग में गुयाना की एबियोला जैकमैन के खिलाफ शानदार शुरुआत की। अब अगले दौर में साक्षी का सामना कजाकिस्तान की उराबकोया झजीरा से होगा, जबकि क्वार्टर फाइनल में शौरन के सामने साल 2016 की विश्व चैंपियन कजाकिस्तान की लज्जत कोयम्बोयोवा की चुनौती होगी। साक्षी चौधरी ने अपने प्रदर्शन पर बात करते हुए कहा, ये मेरी इस वर्ल्ड चैंपियनशिप की फर्स्ट बाउट थी कोलंबिया के साथ। ये ओपोनेंट बहुत बेस्ट नहीं थी, तो इसके साथ मैंने अच्छे से खेला, देख देख के जो मैं कर सकती थी अपना गेम मतलब और अच्छा करने की मैंने कोशिश की, नए नए पंचेस खोलने की कोशिश की। तो ये मेरी अच्छी बाउट थी जो कि फर्स्ट बाउट थी। क्योंकि ये फर्स्ट बाउट थी तो फर्स्ट बाउट ऐसे होती है कि हमें अपनी बॉडी को अच्छे से चलाना होता है। तो मैंने कोशिश की मैं तीनों राउंड खेलूं और अपनी बॉडी को सेट करूं आगे के लिए। इससे पहले मैं 3 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल दे चुकी हूँ। पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप मेरी जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी जो कि 2015 में थी। इसके बाद 2 यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैंने गोल्ड मेडल जीता है। एक हमारी गुवाहाटी में थी 2017 में और एक हंगरी में थी 2018 में। तो ये मेरी 4th वर्ल्ड चैंपियनशिप है। साक्षी के बाद सुनते हैं नुपुर शौरन को। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस लाइक पर्टिकुलर टूर्नामेंट बिकॉज इट इज हैपनिंग इन दिल्ली इन इंडिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फाइट। मेरी नेक्स्ट फाइट कजाकिस्तान की हुई। शी इज वर्ल्ड रैंकिंग 2। मुझे लगता है मैं उसके साथ भी अच्छा खेलूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि फुटवर्क मेरी
स्पीड अच्छी है मेरी फुटवर्क में, और यही मेरा बेसिकली गेम का पिलर है। प्रीति ने 54 किलोग्राम वर्ग के शुरुआती दौर में आरएससी फैसल के साथ हंगरी की हैना लक्कोटार के खिलाफ शानदार जीत हासिल की। इस तरह मेजबान देश ने टूर्नामेंट के पहले दिन अपना अजेय रिकॉर्ड सुनिश्चित किया। दूसरे दौर में अब प्रीति का सामना पिछले संस्करण की रजत पदक विजेता रोमानिया की लैक्रोमियो पेरिजोक से होगा। इस बीच टूर्नामेंट के पहले ही दिन उस समय एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला जब फ्रांसीसी मुक्केबाज लखदीरी वासिला ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में साल 2018 एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता चीन की चांग युआन को एक रोमांचक मुकाबले में 5-2 से शिकस्त दी। वहीं आज भारत की 3 मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया 60 किलोग्राम भार वर्ग, शशि चोपड़ा 63 किलोग्राम भार वर्ग और 70 किलोग्राम भार वर्ग में श्रुति यादव राउंड अप 32 में अपनी चुनौती पेश कर रही हैं। टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोर्गोहेन को पहले दौर में बाई मिली है। अब राउंड ऑफ 16 में उनका सामना 20 मार्च को मैक्सिको की वनेसा आर्टिस्ट से होगा। लवलीना से हमने उनकी तैयारियों पर बात की। घर में वर्ल्ड चैंपियनशिप है और तैयारी अच्छी चल रही है। पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जैसे कि मेरा 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल है, इस बार कलर चेंज करने की कोशिश करूंगी और ट्रेनिंग भी अच्छा चल रहा है तो अपना 100% देने की कोशिश करूंगी। प्रेशर तो हर कंपटीशन में ही रहते हैं, लेकिन हम उस चीज को किस तरीके से ले उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रेशर के साथ ही खेलना इम्पोर्टेंट होता है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपना 100% दे पाऊं। कल 18 मार्च को नीतू 48 किलोग्राम और मंजू बम्बोरिया 66 किलोग्राम भार वर्ग में रिंग में उतरेंगी। उधर स्वीटी बोरा पदक से बस एक कदम दूर हैं। उन्हें 81 किलोग्राम में बाई मिली है। वो एक जीत हासिल करते ही पदक पक्का कर लेंगी। पिछले विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता मनीषा मौन अपने पदक का रंग बदलने के लिए अभियान की शुरुआत 19 मार्च को करेंगी। मनीषा से हमने उनकी तैयारियों पर खास बातचीत की। हमारी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है। आफ्टर नेशनल चैंपियनशिप हमारा फोकस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ही है। तो अभी 5 डेज हमारे बचे हैं। अभी हमारी स्पायरिंग वगैरह कुछ हो रही है, आउट ऑफ कंट्री के साथ हो रही है, हमारे वेट कैटेगरी के साथ। तो प्रिपरेशन काफी अच्छी है और होपफुल कि हम मेडल के हकदार। अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर, जहां भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट श्रृंखला के बाद एक दिवसीय सीरीज खेल रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संपन्न 4 टेस्ट मैचों की हाई वोल्टेज सीरीज पर टीम इंडिया ने अपना कब्जा बरकरार रखा। नागपुर टेस्ट में जीत से शुरू हुई सीरीज दिल्ली तक कामयाबी के साथ चली, लेकिन जीत का यह सिलसिला इंदौर में हिचकोले खाते हुए शिकस्त में तब्दील हो गया। उसके बाद अहमदाबाद टेस्ट विगत तीनों टेस्ट मैच के विपरीत पिच पर खेला गया, जहां दोनों टीमें बराबर रहीं। इस तरह पहले 2 टेस्ट मैच में जीतकर भारत ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर लिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए यह जीत भारत के लिए बेहद जरूरी थी। इस जीत के साथ ही भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। फाइनल की राह आसान नहीं थी। इसके लिए न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका सीरीज में श्रीलंका की हार ने रास्ता आसान बना दिया। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 से जीतना था, मगर उसे रोमांचक पहले टेस्ट मैच में 2 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, यह टेस्ट मैच बेहद रोमांचक रहा। श्रीलंका ने पहली पारी में 355 रनों का स्कोर बनाया, जहां जवाब में न्यूजीलैंड ने डेरेल मिचेल के शानदार शतक के दम पर 373 रनों का स्कोर बनाया। जवाब में दूसरी पारी में श्रीलंका ने शानदार पलटवार किया और 302 रन बनाकर न्यूजीलैंड को जीत के लिए 284 रनों का टारगेट दिया, जहां न्यूजीलैंड ने मैच के आखिरी दिन अंतिम ओवर में 285 रन बनाकर इस मुकाबले को जीत लिया। अंतिम टेस्ट मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जो रिजल्ट मिला है हमको सीरीज के बाद 2-1 का, हम लोग एक्चुअली काफी खुश है उस रिजल्ट से। हमें करना था 3-1 करना था, बट वो हो नहीं पाया। बट लेकिन फिर भी सीरीज जीतना हमारे लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब भी आप खेलते हैं तो सीरीज जीतना इतना आसान नहीं होता है। आपने देखा होगा नागपुर से लेकर यहाँ तक सीरीज में काफ़ी चैलेंजेस थे हमारे लिए, तो हमें कोई ऐसे आसानी से कोई विक्ट्री या आसानी से कोई चीज़ें जीतने नहीं मिली। लड़के काफ़ी खुश है, सहमत है इस चीज़ से कि हमने 2-1 से सीरीज जीता है। एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट मिला है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सीरीज के दौरान काफ़ी चैलेंजेस और काफ़ी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ा, बट हमने एक्चुअली उन चीज़ों को अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया। हाँ, इंदौर हमारे लिए अच्छा नहीं रहा, बट ये जो 3 टेस्ट मैच हमने खेला, ये तीनों टेस्ट मैच में हमने काफ़ी टाइम तक
अच्छा क्रिकेट खेला। उन्होंने भी अच्छा खेला, लेकिन हमने भी काफी टाइम तक अच्छा खेला, क्योंकि 5 दिन का अगर मैच है, आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको काफी लंबे समय तक अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ता है, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो। तो मैं समझता हूँ कि इस विकेट पे भी हमने पहले जिस तरीके से बॉल डाला, उनको 480 में आउट किया, आई थिंक इट वाज अ ग्रेट एफर्ट, क्योंकि पिच 2 दिन बहुत अच्छा था, कुछ ज्यादा खास मदद मिल नहीं रही थी बॉलरों को। उसको लिहाज में रखते हुए आई थिंक बॉलरों ने अच्छा बॉल डाला, और उसके बाद हमें पता था तीसरा चौथा दिन इंडिया में आपने देखा होगा कि विकेट्स स्लो लो थोड़ी सी रफ और वो सब बन जाते हैं, बट हमने अप्लाई किया सारे प्लेयरों ने और बड़ा रन खड़ा कर दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 एकदिवसीय मैचों की सीरीज शुरू हो चुकी है, जिसका पहला मैच मुंबई में, दूसरा मुकाबला 19 मार्च को विशाखापट्टनम और तीसरा और अंतिम एकदिवसीय मैच 22 मार्च को चेन्नई में खेला जाएगा। अब बात करते हैं महिला प्रो लीग की। वुमेन्स प्रीमियर लीग का पहला संस्करण रोमांचक दौर में पहुंच गया है। उठा पटक का दौर जहां जारी है, वहीं इस लीग में मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम है जिसने कोई मैच नहीं हारा है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात जायंट्स के लिए अब तक कुछ सकारात्मक नहीं रहा है। खासकर बेंगलुरु के लिए स्मृति मंधाना जैसी स्टार वाली टीम अब तक मात्र 1 जीत हासिल कर पाई है। वहीं गुजरात जायंट्स को बीती रात दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में 11 रनों से करीबी जीत मिली। टूर्नामेंट में यह दिल्ली की जहां दूसरी हार है, वहीं गुजरात जायंट्स ने 6 मैचों के बाद दूसरी जीत दर्ज कर अपनी स्थिति में सुधार किया। एशले गॉर्डन ने गुजरात की जीत में अहम भूमिका निभाई। एशले ने 33 गेंदों पर 51 रनों की पारी खेली, वो अंत तक नाबाद रही। पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो इस वक्त सभी 5 मैच जीतकर मुंबई इंडियंस पहले स्थान पर है, वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने 6 में से 4 मैच जीते हैं, वो दूसरे स्थान पर है। यूपी वॉरियर्स 5 मैचों में 2 जीत और 3 हार के साथ तीसरे स्थान पर बनी हुई है, जबकि गुजरात जायंट्स ने 6 मैचों में 2 जीत दर्ज कर चौथे स्थान पर है। टूर्नामेंट में सबसे खराब स्थिति आरसीबी की है। आरसीबी ने 6 में से 1 मैच जीता है, वो प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी है। मुंबई की लगातार कामयाबी पर कप्तान हरमनप्रीत कौर कहती हैं, Credit goes to all the sports staff and teammates. They have been doing so much hard work, and the way we are playing, I think we just want to continue with the same approach. When we got this team, I was very happy because we have someone who is doing really well for their country, and now they are going to ball for the MI. And I think when you have a combination like that, you are always look positive, and I think that positivity is giving us all the results. When we played last game on this wicket, one thing was there that initially you are not going to get the runs, and you have to keep your wicket in your hand, and after few balls when you are settled, then you can go for your shot. Whatever is giving me result, I just want to keep doing those things. भारतीय फुटबॉल में उस समय नया अध्याय जुड़ गया जब राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल मैच देश के बाहर खेले गए। पूरी जानकारी दे रही है कविता शर्मा। कर्नाटक ने 54 साल का इंतजार खत्म करते हुए संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। ये संतोष ट्रॉफी का 76वां संस्करण था। कर्नाटक के रोबिन यादव को प्लेयर ऑफ द चैंपियन चुना गया। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 से हराया। ये पहला मौका था जब मेघालय इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा था, लेकिन कर्नाटक के साथ हुए इस कड़े मुकाबले में फिलहाल मेघालय को हार का मुंह देखना पड़ा। प्ले ऑफ मैच में सर्विसेज ने पंजाब की टीम को हराकर प्रतियोगिता में 3रा स्थान हासिल किया। तो कैसा रहा है पूरा ही कर्नाटक का सफर, और इतने लंबे अंतराल के बाद चैंपियन बनना कितना ज्यादा आत्मविश्वास से लबरेज कर देती है टीम को। इन सभी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर सत्यनारायण जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं कर्नाटक फुटबॉल फेडरेशन के। 20 साल में संतोष ट्रॉफी का वैल्यू बहुत नीचे आ गया था, मगर अभी नया मिस्टर कल्याण चौबे और हमारा कर्नाटका का प्रेसिडेंट मिस्टर हैरिस जो ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट हो गया, और शाजी प्रभाकर नया जनरल सेक्रेटरी है, ये लोग सितंबर में अस्यूम किया और वो लोग बोला कि हम इंटर स्टेट चैंपियनशिप को फिर से हम उसको मजबूत बनाएंगे। तो इसके दौरान वो लोग सऊदी अरेबिया वाले से बात किया, और ये बहुत अच्छा हुआ कि क्योंकि 4 टीम यानी कि 100 लड़के लोग हमारे इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला उधर, और उधर का टर्फ और उधर का फैसिलिटीज में सभी खेलने का हमारे लिए कर्नाटका के लिए ये थोड़ा फायदा हो गया। 3 साल हमने सेमीफाइनल में आउट हो रहे थे, तो ये बार हमने फाइनल जीता। इसके पहले हम लास्ट 1968-69 में जब वो हमारा मैसूर स्टेट था तब जीता था, तो हमको थोड़ा लकी भी हो गया उधर जाके खेल के ये जीत के आने के लिए, मगर बहुत मेहनत था इसके पीछे मेरा। किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम, इस मैदान पर खेलना और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर प्लेयर्स को जो एक्सपोजर मिला है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप?
बहुत बड़ा बड़ा मैचेस इधर हुआ है, बहुत दिग्गज खिलाड़ियों इधर खेला है, जैसा रोनाल्डो, मेसी, सदी। अभी रोनाल्डो में भी सऊदी में अल नसर में खेल रहा है, तो एक्सपीरियंस तो बहुत था। और हमारे लड़के लोग बोला कि जो सऊदी ऑफिशियल्स थे, उधर का वॉलंटियर्स थे, बहुत अच्छा इनका देखभाल किया। हालांकि सऊदी का फुटबॉल हमारे फुटबॉल से बहुत आगे है, बट फिर भी वो लोग बहुत रिस्पेक्ट देके हमारे लड़के लोग को देखभाल किया। और जो उधर का खेलने का सरफेस था, बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का था, तो अच्छा फायदा हुआ लड़के लोग को। और हमारा कर्नाटका का जो उधर सऊदी में थे, कर्नाटका संघ और कर्नाटका कल्चरल एसोसिएशन, वो लोग भी फाइनल में थोड़ा आए थे, तो वातावरण भी अच्छा था। लड़के लोग यहाँ से 2 फ्लाइट पकड़ के गए, तो बहुत लोग के पास पासपोर्ट भी नहीं था, तो ये उनका पहली सफर था। तो ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ये जो स्टेप लिया है, मेरे ख्याल से इसके बाद संतोष ट्रॉफी का वैल्यू और बड़ा हो जाएगा। शायद वो फिर रियाद में होएगा, वो हमको मालूम नहीं, मगर अभी सबका फोकस हमारा संतोष ट्रॉफी वो तो इंटर स्टेट चैंपियनशिप है मैडम। बात करते हैं बैडमिंटन की, जहां जर्मन ओपन के बाद ऑल इंग्लैंड की शुरुआत हो चुकी है। संपूर्ण रिपोर्ट के साथ हमारी सहयोगी कविता शर्मा। 7 से 12 मार्च तक जर्मनी में खेले गए जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। शीर्ष भारतीय शटलर लक्ष्य सेन टूर्नामेंट के पहले राउंड में बाहर हो गए। वार्ड नंबर 12 और छठी वरीयता प्राप्त सेन ने राउंड 32 के मैच में विश्व के 41वें रैंक के खिलाड़ी पोपोव से हारकर अपना अभियान खत्म किया। पोपोव ने ये मैच 21-19, 21-16 से अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ियों के बीच मुकाबला 46 मिनट तक चला। 3 अन्य भारतीयों ने भी पहले राउंड में अपना मैच गंवा दिया। इसी हार के साथ इस BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 इवेंट में भारत का अभियान समाप्त हुआ। मिथुन मंजुनाथ ने कड़ी मेहनत की, लेकिन सिंगापुर के चौथे वरीयता प्राप्त लो किन यू के खिलाफ वो भी हार गए। यू ने ये मैच 21-8, 19-21, 21-11 से अपने नाम किया। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं के एकल में मालविका को चीन की 5वीं वरीयता प्राप्त और विश्व नंबर 6 वांग जी यी के खिलाफ 13-21, 14-21 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं तस्नीम मीर थाईलैंड की 8वीं वरीयता प्राप्त पोर्न पावी चोचू वोंग के खिलाफ 8-21, 10-21 से हार गयी। इससे पहले मिक्स डबल में बी सुमित रेड्डी और अश्विनी पुनाप्पा की जोड़ी हार कर बाहर हो गई थी। दोनों को एडम हॉल और जूली मैकफर्सन की स्कॉटिश जोड़ी ने 10-21, 12-21, 12-21 से हराया था। अब बात ऑल इंग्लैंड ओपन 2023 की। बर्मिंघम में 14 से 19 मार्च तक खेले जा रहे ऑल इंग्लैंड ओपन 2023 BWF सुपर 1000 टूर्नामेंट में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु समेत भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने एक बार फिर से निराश किया। हालांकि टूर्नामेंट के महिला डबल्स में ट्रीशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी दूसरे राउंड में पहुंचने में कामयाब रही। महिला सिंगल्स के पहले दौर में 9वीं वरीयता प्राप्त भारत की PV सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। इस बीच भारत की साइना नेहवाल टूर्नामेंट से हट गई थी। PV सिंधु के लिए ये साल अब तक कुछ खास नहीं रहा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बाद लंबी चोट से उबरकर इन्होंने इस साल की शुरुआत में मलेशिया ओपन और इंडिया ओपन के साथ बैडमिंटन कोर्ट पर वापसी की थी। हालांकि ये दोनों ही प्रतियोगिताओं के पहले राउंड में हार कर बाहर हो गई थी। पुरुष एकल स्पर्धा में राष्ट्रमंडल खेल 2022 के स्वर्ण पदक विजेता लक्ष्य सेन ने भी निराश किया और वो बर्मिंघम में सीधे गेम में डेनमार्क के एंडरसन एंटोनसेन से हार कर ऑल इंग्लैंड ओपन 2023 पुरुष एकल स्पर्धा से बाहर हो गए। पुरुष युगल में चिराग शेट्टी और सात्विक साई राज रंकी रेड्डी अच्छी फॉर्म में चल रहे चीनी शटलर लियान वेई केंग और वांग चांग से 21-10, 17-21, 19-21 से हार गए। पुरुष एकल खिलाड़ी HS प्रणॉय 9वें स्थान पर रहे और पूर्व विश्व नंबर 1 किदाम्बी श्रीकांत भी 16 मैचों के दौर में हार गए। HS प्रणॉय दुनिया के तीसरे नंबर के इंडोनेशियाई शटलर एंथनी सिनिसुका गिटिंग से 22-20, 15-21, 21-17 से हार गए। वार्ड नंबर 22 किदाम्बी श्रीकांत को वार्ड नंबर 6 जापानी शटलर कोडाई नारोका के हाथों 21-17, 21-15 से हार का सामना करना पड़ा। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि आगामी स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो कि 21 से 26 मार्च तक खेला जाएगा, इसमें भारतीय शटलर किस तरह से प्रदर्शन करेंगे। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप और आगामी स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्या कहना है भारतीय बैडमिंटन फेडरेशन वक्ता अनूप नारंग का, आइए सुनते हैं। जर्मन ओपन तो खैर एक स्टार्टर होता है, तो उस पे हमें इतनी वरी नहीं थी, लेकिन जो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप है, तो वो जिस तरह से टेनिस के लिए विंबलडन होता है, वो इट इज लाइक एन अनऑफिशियल वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो वर्ल्ड का सबसे प्रीमियर बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है।
और इसमें हमारी आशाएं बहुत थी। लक्ष्य सेन से जो लास्ट ईयर फाइनल खेले थे, विक्टर एक्सेल्सन से, प्रणॉय से, श्रीकांत से, सात्विक और चिराग की जोड़ी से, पीवी सिंधु से, समहाउ इस बार जो हमारा परफॉर्मेंस रहा बहुत ही निराशाजनक रहा है। लेडीज डबल्स को छोड़ के, जिसमें गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली हैं, अदर देन दैट सारे प्लेयर हमारे हारे हैं। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप रियलाइज करेंगे, जैसे प्रणॉय का गेम चल रहा था वर्ल्ड नंबर 3 जिंटिंग के साथ, और वो ऑलमोस्ट एक ऐसा था गेम 3 सेटर पे जा रहा था, कोई भी जीत सकता था प्रणॉय के। कुछ लास्ट के 3-4 पॉइंट्स में कुछ एरर्स हुए जिस वजह से वो मैच गंवाया गया, और ऐसा नहीं उन्होंने एफर्ट नहीं किया, वो बहुत बढ़िया खेले। श्रीकांत का भी अगर आपने मैच देखा हो तो कुछ इसी तरह की स्टोरी रही। लक्ष्य सेन था, वो एंटनसन से हारे डेनमार्क के, वो भी थोड़ा सा हमारे लिए निराशाजनक रहा, क्योंकि उन्होंने पहले हर मुकाबले में एंटनसन को हमेशा हराया है। और जहां तक मेंस डबल्स था, जहां पे हमें बहुत उम्मीद है कि ये जो जोड़ी है ये वर्ल्ड के टॉप पे पहुंचेगी और कई साल खेलेगी, क्योंकि ये यंगस्टर्स की जोड़ी है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की। तो ये भी जो कल हारे हैं उससे हमें एक बड़ा निराशाजनक रिजल्ट मिला है। ऑफ कोर्स मैं पीवी सिंधु की भी बात करूंगा। ये ऑलमोस्ट दूसरा तीसरा टूर्नामेंट है कंटिन्यूअसली जब से वो इंजरी से वापस आई है। मलेशियन ओपन आप याद दिला दूं, उसके बाद फिर यहाँ आई यूरोपियन टूर पे, तो वो कंसिस्टेंटली फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो रही है। और जबकि उनकी फिटनेस का लेवल बड़ा अच्छा था, उन्होंने खुद मैच के पहले और बाद में दोनों कहा कि मैं फिटनेस में कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैं समहाउ एक रिदम जिसे कहते हैं, जो एक लय है खेल की, उसमें नहीं आ पा रही। इसके बाद आने वाला जो इवेंट है वो है स्विस ओपन। क्या कहेंगे सर उस पे, कि जिस तरह से अभी तक का जो प्रदर्शन है वो तो काफी लचर है। मेरा ये कहना है, मानना है कि अगर ये लोग अपने आप को रिसरेक्ट कर सकें, थोड़ा रिकवरी कर सकें और कुछ माइल्डर परफॉर्मेंस क्वार्टर्स और सेमीफाइनल तक पहुंच सके स्विस ओपन में, वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आप जानती हैं कि आने वाले महीनों में हमारे पास, हमारे सामने कई ऐसे टूर्नामेंट्स आ रहे हैं। तो हमारे लिए सुदर्मन कप आ रहा है, हमारे लिए एशियन चैंपियनशिप्स आ रही हैं, तो हमारे लिए काफी सारे टूर्नामेंट्स आगे आ रहे हैं। तो देयरफॉर उन टूर्नामेंट्स के लिए तैयार होने के लिए उबेर कप और थॉमस कप के भी इवेंट्स शुरू होंगे। मेरे हिसाब से अगर यहाँ से उनको एक लिफ्ट मिलता है और एक स्टार्ट मिल जाता है कि वो क्वार्टर सेमीफाइनल तक पहुंच जाते हैं, तो वो एक हमारे लिए एक अच्छा शगुन होगा। बैडमिंटन की बात जारी रखते हुए अब बात करते हैं पैरा बैडमिंटन की। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों ने पिछले दिनों स्पेन में 2 टूर्नामेंट स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल लेवल 1 और लेवल 2 में भाग लिया। लेवल 2 में जहां भारत ने 4 स्वर्ण, 7 रजत और 7 कांस्य सहित 18 पदक जीते, वहीं लेवल 1 में 4 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य सहित 10 पदक हासिल किए। लेवल 1 में स्वर्ण पदक जीतने वालों में महिला एकल SL3 में मनदीप कौर, महिला एकल SU5 में मनीषा रामदास, पुरुष डबल्स SU5 में चिराग और राजकुमार की जोड़ी ने गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके अतिरिक्त महिला डबल्स SL3 SU5 में मानसी जोशी और संथिया वी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक हासिल किया। लेवल 1 में स्वर्ण पदक जीतने वाली मनदीप कौर से हमने उनके प्रदर्शन और भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर खास बातचीत की। ये साल का हमारा पहला टूर्नामेंट था और मेरी परफॉर्मेंस से मैं खुश हूँ कि वहाँ पर मैंने अपना अच्छा रिजल्ट दिया और मेरा गोल्ड आया। और मैं चाहूंगी कि ऐसे ही आगे भी जितने भी टूर्नामेंट्स हैं उसमें मैं अच्छा प्रदर्शन करूं और मेरा गोल्ड है। वहाँ जो कंपटीशन था हमने देखा था, काफी टफ मुकाबला था। भारत को जितनी उम्मीद थी उतने पदक नहीं मिले, टोटल 10 पदक आए, गोल्ड की संख्या भी कम रही। आखिर कहाँ चूक नजर आई आपको? देख, तो बैक टू बैक टूर्नामेंट था और वहाँ का वेदर भी काफी चेंज था, बहुत ज्यादा ठंड थी वहाँ पर, और 1-2 प्लेयर हमारे इंजर्ड थे जिनसे गोल्ड की उम्मीद थी, बट हेल्थ ना ठीक होने के कारण उनका परफॉर्मेंस थोड़ा कम रहा। पैरा बैडमिंटन में हम देखते हैं कि पहले से काफी ज्यादा प्लेयर्स भी आ रहे हैं, खिलाड़ी भी आ रहे हैं, कंपटीशन भी टफ हो गया। खुद अपने देश में देखा जाता है और बड़ी संख्या में खिलाड़ी भी आ रहे हैं। कंपटीशन यहाँ पर कितना टफ होता है, घर में और बाहर दोनों जगह के बारे में? कंपटीशन दोनों जगह ही टफ होता है। ज्यादातर इंटरनेशनल लेवल में थोड़ा ज्यादा टफ रहता है क्योंकि कैटेगरीज होती हैं उसमें, जो लाइक मेरी कैटेगरी है तो उसमें मेरी डिसेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है दूसरों के अकॉर्डिंग, तो हर एक कैटेगरी में अभी बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है। ये
यही है कि अगर हम अपने कंट्री के लिए खेल रहे हैं तो हम अच्छे से प्रैक्टिस करें, तभी हमारा रिजल्ट आएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाए। साल 2024 में पेरिस ओलंपिक होने वाला है, बहुत ही माने ये साल रख रहा है, क्वालिफाई करना है, कैसे देखती हैं? ओलंपिक सामने है, ये साल है, ये साल सबके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमारी प्रैक्टिस कंटिन्यूसली चल रही है और यही होप करती हूँ कि मैं अपना अच्छे से अपना बेस्ट दूं और ओलंपिक में मेरा सिलेक्शन हो। अब बात करते हैं हॉकी की, जहां भारतीय टीम प्रो लीग में कमाल दिखा रही है। पूरी रिपोर्ट के साथ हमारी सहयोगी कविता शर्मा। भारतीय हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग के दूसरे चरण के मैच के आखिरी मुकाबले में पेनल्टी शूटआउट में जीत दर्ज करके दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। नियमित समय के दौरान दोनों टीमें 2-2 से बराबरी पर थीं। अनुभवी गोलकीपर PR श्रीजेश ने शूटआउट में शानदार प्रदर्शन किया, जिससे भारत ने 4-3 से ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। बिरसा मुंडा स्टेडियम में लगातार चौथी जीत के साथ आखिरी मुकाबले में भारत के लिए विवेक सागर प्रसाद और सुखजीत सिंह ने निर्धारित समय में गोल किए, जबकि ऑस्ट्रेलिया के लिए नॉर्थन ए फ्रांस ने 2 गोल दागे। भारत ने शानदार शुरुआत की और दूसरे मिनट में पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया। कप्तान हरमनप्रीत की शक्तिशाली ड्रैग फ्लिक को ऑस्ट्रेलिया के गोलकीपर जोहान डर्स्ट ने पैड से दूर कर दिया, लेकिन रिबाउंड पर विवेक सागर प्रसाद ने शानदार तरीके से गोल कर दिया। विवेक भारत के लिए अपना 100वां मैच खेल रहे थे। गोल रहित दूसरे क्वार्टर के बाद ऑस्ट्रेलिया ने आखिरकार 37वें मिनट में एक सफलता हासिल की, जब नॉर्थन ने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में तब्दील कर दिया। मैच के 47वें मिनट में सुखजीत ने मैदानी गोल करके भारत को फिर से बढ़त दिला दी। नियमित समय के अंत में स्कोर 2-2 से बराबर होने के साथ शूटआउट में अनुभवी गोलकीपर PR श्रीजेश ने एक बार फिर साबित किया कि उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपरों में क्यों गिना जाता है। शूटआउट में कप्तान हरमनप्रीत सिंह, सुखजीत और दिलप्रीत सिंह ने गोल किए, जिससे भारत ने अपने घरेलू अभियान का शानदार तरीके से अंत किया। इससे पहले भारत ने विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-2 और 6-3 से हराया था, जबकि पहले चरण के मैच में चौथे नंबर की ऑस्ट्रेलिया को 5-4 से शिकस्त दी थी। इस लीग पर भारत के शानदार प्रदर्शन को लेकर पद्मश्री पूर्व भारतीय कप्तान जफर इकबाल कहते हैं, अच्छा प्रदर्शन रहा है अभी तक और मैं समझता हूँ कि सब टीमों ने नए फेसेस रखे हैं अपनी टीम के अंदर और कुछ हमारी टीम ने भी परिवर्तन किया है कि नए लड़कों को भी कुछ चांस दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इंडियन हॉकी टीम बहुत अच्छा कर रही है। ये जरूर रहा कि हम लोग निराश हुए हिंदुस्तान की परफॉर्मेंस से ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, मगर ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि वो अपनी ही गलतियों से हुआ, क्योंकि इतने बड़े कंपटीशन में हमेशा ये रहता है कि अगर आपने क्रूशल मैच अगर हाथ से गंवा दिया तो फिर उसको दूसरी टीम आपको फिर रिप्लेस नहीं करने देती। तो एक बड़ी चूक हुई, जबकि हम पूरे कंपटीशन में किसी टीम से हारे नहीं है एक्सेप्ट कि पेनल्टी शूट आउट में हम लोग हारे न्यूजीलैंड से। मगर ये जरूर कहूंगा कि आज वक्त जो ऐसा है कि हमारे पास काफी टैलेंट है और उस टैलेंट को जो है हम लोग अब निखार रहे हैं और जो हमारा मेन कंपटीशन है वो एशियन गेम्स का है, जो 4-5 महीने के बाद होने वाला है सितंबर में चाइना में। तो अगर हम लोग वहाँ अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो अगर हम जीतते हैं, क्योंकि हमारी टीम को डायरेक्ट क्वालिफिकेशन में जाना नहीं पड़ेगा और हम लोग जो है ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएंगे ओलंपिक गेम्स पेरिस के लिए। चलते चलते बात करते हैं कबड्डी की। पूरी रिपोर्ट के साथ एक बार फिर कविता शर्मा। 4 मार्च को ईरान के उर्मिया में जूनियर कबड्डी वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला भारतीय टीम और ईरान के बीच खेला गया। भारत ने ईरान को 41-33 से हराते हुए इतिहास रचा और पहली बार इस टूर्नामेंट को जीत लिया। ईरान और भारत ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी। पहले हाफ के बाद तो ईरान की टीम 19-18 से आगे थी। इसके बाद भारत ने अंत तक अपनी लीड को बरकरार रखा और 8 पॉइंट से इस रोमांचक फाइनल को जीत लिया। रेडिंग में नरेंद्र कंडोला, जय भगवान और मंजीत शर्मा ने अहम योगदान दिया। डिफेंस में कप्तान अंकुश राठी ने अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से संभाली। इसी की बदौलत भारत ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया। ये पहला मौका था कि भारत ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और पहले ही हिस्सेदारी में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने इस पूरे ही टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा और अपनी इस लय को फाइनल में भी जारी रखा। इसी के साथ मेजबान टीम ईरान का लगातार दूसरी बार इस टूर्नामेंट को जीतने का सपना टूट गया।
इस अंक में बस इतना ही। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रवीण चंद और सहयोगी कविता शर्मा के साथ मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।